जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे, एकदम बेहतरीन है। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। और कल की क्लास में बच्चे मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था। मैंने बताया कि गुप्तों के बाद में जो आपका शासन पद्धति पर आए, तो उधर कन्नौज की गद्दी पर एक साम्राज्य डेवलप किया आपका हर्षवर्धन ने। और यहीं आ जाओ ना दीपक भाटी सर, आप क्या हुआ, ठंड नहीं लग रही है? अरे आ जाओ। चलो, क्या बोला मैंने? भाई ये मजाक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। गेट लगा दो भाई, केवल गेट को लगा दो, बंद कर दो इसको। सॉरी, ओके। चलो कोई दिक्कत नहीं, वापस बोलेंगे। तो मैंने बोला आपसे, कल मैं आपको बता रहा था पुष्यभूति वंश को, ठीक है। और पुष्यभूति वंश कहाँ आपका शासन करता था? हरियाणा में बताया था भैया मैंने आपको। और इन्हीं को हम बोलते थे हरियाणा में किस जगह? थानेश्वर जगह थी आपकी। क्या थे ये? थानेश्वर में एक्टिव थे। और पुष्यभूति कौन थे इसके? संस्थापक आपको मैंने बताया, ये फाउंडर थे, संस्थापक थे। चलो भाई, संस्थापक। इसके बाद में इसी वंश के एक राजा हुए प्रभाकर वर्धन, जहां से हमने पढ़ना शुरू किया आपका। ये प्रभाकर वर्धन मैंने कौन बताया? प्रभाकर वर्धन जो है, ये सामंत किसके थे? कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, किसके सामंत थे? ये सामंत थे किसके? अवंती वर्मन के। ठीक है, अवंती वर्मन के। बड़ा अच्छा टॉपिक है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। सामंत थे अवंती वर्मन के। और अवंती वर्मन कौन है? ये कन्नौज के शासक थे। मोखरी वंश जो मैंने आपको बताया, कन्नौज में किसका शासन था? मोखरी वंश का शासक था। चलो भाई, इधर आएंगे तो यहां से समझते हुए चलोगे थोड़ा सा। क्या बोला था मैंने आपसे कि इधर जो अगर हम बात करते हैं आपका, यहां कन्नौज में उत्तर प्रदेश में जो शासन था, यहां था आपका मोखरी वंश। मोखरी वंश, कन्नौज कहां पड़ता है? यूपी में। ठीक है, कन्नौज में मोखरी वंश। इन्हीं के मंत्री थे जिनको एक सत्ता दे रखी थी इन्होंने हरियाणा में। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के पुत्र हुए राज्यवर्धन, राज्यश्री हर्षवर्धन। यहां तक हम बात कर चुके। ये कौन थी? ये बहन है इन दोनों की। अब हमारी असली क्लास शुरू होती है इस फिगर के बाद की, समझते रहना भैया। क्या बताया मैंने आपको? तो यहां नोट बनाएंगे। प्रभाकर वर्धन के समय पर, प्रभाकर वर्धन के समय पर, आगे शुरू करेंगे क्लास को। प्रभाकर वर्धन के समय पर हूणों का आक्रमण हुआ। किन्होंने आक्रमण किया था? हूणों ने आक्रमण किया। ठीक है, हूणों ने आक्रमण किया, जिसे या जिसको दबाने के लिए, जिसको सप्रेस करने के लिए, जिसका दमन करने के लिए, दमन करने के लिए, दमन करने के लिए राज्यवर्धन को भेजा गया। राज्यवर्धन को भेजा। कोई दिक्कत है इतनी बात में? चलो, अब देखो समझने की बात क्या है। तो हूणों का आक्रमण हुआ, हूणों का आक्रमण हुआ। इसे प्रभाकर वर्धन ने बोला राज्यवर्धन जाकर के तुम इस हूणों के आक्रमण को क्या कर दोगे? दमन कर दो। लेकिन इसके साथ में इनका भाई जो है हर्षवर्धन, इसको भी भेजा गया। हर्षवर्धन जो आपका 4 वर्ष छोटा है राज्यवर्धन से। और तुमको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि राज्यवर्धन कभी नहीं चाहता था कि मैं गद्दी पर बैठूं। राज्यवर्धन जो कि एक बौद्ध भिक्षु बनना चाहता था, तो वो चाहता था राज्यवर्धन खुद की, उसका जो छोटा भाई है हर्षवर्धन, ये गद्दी पर बैठे। ठीक है, और साथ में इसके पिता प्रभाकर वर्धन भी जानते थे कि भाई बड़ा पुत्र तो बेशक राज्यवर्धन है, लेकिन वो भी चाहते थे कि गद्दी पर कौन बैठे? हर्षवर्धन बैठे। लेकिन हर्षवर्धन की जिद के चलते हुए हर्षवर्धन ने इस बात को मना कर दिया कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो ये जो गद्दी दी गई थी, उत्तराधिकारी प्रभाकर वर्धन के बाद जो बनाया गया, तो उत्तराधिकारी बनाया गया था आपका राज्यवर्धन को। ठीक है, राज्यवर्धन 4 वर्ष बड़ा है किससे? हर्षवर्धन से। तो क्या हुआ? हूणों के आक्रमण के लिए ये तो अटैक कर रहे हैं, और इनके साथ कौन गया था? हर्षवर्धन भी इनके साथ गया था। लेकिन क्या हर्षवर्धन ने उस हूणों के आक्रमण के उस अटैक में भाग लिया? नहीं। ये तो इस आक्रमण को दबाने के लिए चले गए, और हर्षवर्धन चला गया उसी समय शिकार पर। मतलब घर से तो गए हैं हूणों के आक्रमण को दबाने के लिए कि भाई छोटा भाई जाएगा, ये भी सीख लेगा कुछ, है ना।
पद्धति को, युद्ध पद्धति के बारे में जान जाएगा। लेकिन ये दरअसल में वहां क्या कर रहा है, शिकार खेल रहा है। और जिस टाइम ये तो हूणों के आक्रमण को दबा रहा है कौन, राज्यवर्धन, और हर्षवर्धन उसी समय क्या कर रहा है, शिकार खेल रहा है। कौन खेल रहा है, शिकार। तो एक व्यक्ति का नाम आता है कुरंगक, एक दूत है। कौन है, कुरंगक एक दूत है। तो ये कुरंगक दूत क्या करता है, इसको बस जानने के लिए लिखिए, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो ये कुरंगक दूत क्या कहता है, ये पहुंचता है हर्षवर्धन के पास में जब हर्षवर्धन शिकार खेल रहा है, जाकर के बताता है कि आपके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, अब उधर बड़ा भाई तो बिजी है हूणों के आक्रमण का दमन करने में, और इसको पता चल गया किसको, हर्षवर्धन जो कि छोटा भाई है, कि आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है। हर्षवर्धन भाग करके जाता है एकदम से। हर्षवर्धन पहुंचा अपने साम्राज्य में, तो प्रभाकर वर्धन की क्या हो चुकी थी, मृत्यु। प्रभाकर वर्धन की तो मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, और इनकी जो माता थी, माता का नाम बताओ कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे, हर्षवर्धन की माता का नाम। ठीक है, क्या बोलोगे, यशोमती, ये सती हो गई थी। एक तो पिता की मौत हो गई, और ये कौन हो गई, यशोमती सती हो गई। जहां से हमको पता चलता है कि हर्षकालीन जो साम्राज्य था उस समय भी आपकी सती प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, तो यशोमती आपकी क्या हो जाती है, सती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हुई इनकी कहानी कि हर्षवर्धन को दुख किस तरह हुआ। कहते हैं कि भाई अत्यंत दुखी जीवन इसने अपना शुरुआती जीवन व्यतीत किया। दूसरी चीज मैंने आपको बताता हूं, एक और कॉमन सी चीज है, समझना ध्यान से। ये अगर हम बात करते हैं भैया आपकी, अगर मैं बात करता हूं यहां कन्नौज था, ध्यान से समझना, यूपी में कन्नौज हो गया आपका। यह मैंने कौन बताया था, इधर जो बंगाल है, बंगाल में किधर बोलेंगे, बंगाल में जो शासक है, कौन शासक बताया था मैंने आपको, बोलेंगे फटाफट से, शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। और इधर मालवा में शासक कौन है, देवगुप्त, देवगुप्त। ठीक है, ये कहां का शासक था, ये मालवा का शासक था। बंगाल को, बंगाल के इस जगह को हम गौड़ प्रदेश भी कहते थे, गौड़ प्रदेश का शासक था शशांक। इनकी सबकी नजर थी कन्नौज पर, यह बात भी मैं आपको बता चुका। ठीक है, तो इसी कन्नौज के लिए इन्होंने क्या किया था कि राज्यश्री की शादी किससे हुई थी, ग्रहवर्मन से। यह बात तो मैं आपको लिखा चुका ना कि राज्यश्री की शादी किससे हुई थी। वापस लेकर के चलता हूं, ये जो इनकी बहन है ना राज्यश्री, इसी राज्यश्री के पति कौन थे, इसी राज्यश्री के पति थे ग्रहवर्मन। और ये शादी क्यों हुई थी, ये बात भी मैंने आपको बताई। ये शादी क्यों हुई थी, ये शादी हुई थी किस बात के लिए, क्योंकि इन लोगों को खतरा था कि ये जो दोनों हैं बंगाल और गुप्त शासक, देवगुप्त जो गुप्त शासक नहीं सॉरी देवगुप्त जो मालवा का शासक है और ये बंगाल का शासक है, ये कल को इस कन्नौज पर आक्रमण करें। इसीलिए कन्नौज ने शादी कर ली किससे, थानेश्वर के पुष्यभूति वंश से, ताकि हम लोग इनसे फाइट कर पाए। कोई दिक्कत नहीं जी, शादी हो गई। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन दोनों ने किसकी हत्या की थी, ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। इन्होंने किसको मार दिया था, ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी, और जो राज्यश्री थी उसका अपहरण कर लिया था। ठीक है, अपहरण, अपहरण देखो, अपहरण के बारे में बताऊं, मैं कानून का भी टीचर हूं। ठीक है, तो एक चीज बताता हूं, अपहरण को जैसे आप कह देते हैं ना किडनैप, अपहरण किडनैप को नहीं कहते, व्यपहरण को कहते हैं। ठीक है, तो राज्यश्री का क्या कर लिया उन्होंने, अपहरण कर लिया था। ठीक है, अपहरण कर लिया। चलो क्या हो गया, आप कहेंगे जी फिर उसको किडनैप नहीं बोलते तो क्या बोलते, एबडक्ट बोलते, एबडक्ट। तो राज्यश्री का अपहरण हो जाता है। ये इसको कहां, कन्नौज में बंद कर लेते हैं। कन्नौज में क्या कर लिया इसको, कन्नौज पर इनका छोटा सा कंट्रोल हो जाता है, इसको बंद कर लेते हैं। अब समझना, इधर ये सारी बातें किसको पता चली, बड़े भाई राज्यवर्धन को पता चलती हैं। राज्यवर्धन गुस्से में लाल तमतमाता हुआ कहता है कि मैं अपनी जो जीजा मेरा मार दिया है उस जीजा का बदला मैं लूंगा। ठीक है, मेरी बहन को किडनैप कर लिया, उसका बदला मैं लूंगा। तो इसी प्रक्रम में क्या हुआ, ये आगे चलता है, नोट करेंगे आगे। राज्यवर्धन ने राज्यवर्धन ने ठीक है बदला लेने के लिए किसकी, तो क्या बोलोगे, देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त की हत्या की, देवगुप्त जो कि मालवा का शासक है, हत्या की।
और फिर क्या करता है, फिर ऐसे ही इसको शशांक की भी हत्या करनी थी, शशांक से भी बदला लेना था। लेकिन कुछ अनुसूर्तियां, कुछ कथानक हैं कि शशांक तो बड़ा तेज शासक था, शशांक ने इसको न्योता दे लिया दावत का, अपने घर बुला लिया और अपने घर बुला करके इसको मार डाला। कोई स्पष्ट युद्ध का परिणाम कहीं भी प्रमाण नहीं मिला, कहीं नहीं लिखा हुआ है। कहते हैं एक जगह कथानक है कि इसको भोजन के लिए, कहाँ मिलेगा ये सब कुछ मिलेगा आपको जब अभी बताऊंगा मैं, हर्षवर्धन के समय पर लिखी गई चीजें जो हैं, जो बड़ी पुस्तकें लिखी गई जहां से विवरण हमको मिलता है। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की और शशांक ने उल्टा किसको मार दिया, यहां लिखेंगे शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या की। समझ रहे हो? तो बड़े भाई की भी हत्या हो गई है, राज्यवर्धन की हत्या की। और हत्या होने के बाद क्या हो जाता है, अब बताओ, ये जो देखेंगे ध्यान से देखो, तो ये जो अब दारोमदार आ गया, अब सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, ये आ गई सारी जिम्मेदारी अब हर्षवर्धन के ऊपर। हर्षवर्धन नहीं चाहता था कि भाई, ये पहले तो इसका भाई भी नहीं चाहता था, देखो बड़ा अच्छा साम्राज्य है, भाई लड़ नहीं रहे आपस में, और नहीं तो गद्दी के लिए तो भाई लड़ते रहे ना, तो भाई लड़ नहीं रहे आपस में, भाई लड़ नहीं रहे हैं आपस में। इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप? इस बात का मतलब यह है कि बड़ा ही प्रेम रहा होगा दोनों में। उधर तो ये भी पहले राजा नहीं बनना चाह रहा था, ये कह रहा था हर्षवर्धन राजा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। हर्षवर्धन कह रहा था नहीं, भैया को राजा बना दो, तो अच्छी बात थी, ठीक है। तो कितना दुख हुआ होगा। तो इसके बाद में कौन आता है, फिर आता है हर्षवर्धन, जिसको शिलादित्य कहा गया है। क्या बोलोगे? हर्षवर्धन। गद्दी पर कौन आ जाता है? आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के सामने जिम्मेदारी क्या क्या है? एक तो अपने साम्राज्य को बचाए, अपने, ये फोन उठा लेना, क्या नहीं, क्लास के बाद करेंगे, ठीक है। हर्षवर्धन के सामने समस्या क्या क्या है कि एक तो भैया समस्या ये है कि अपने साम्राज्य को बचाए, और दूसरा अपनी बहन का बदला ले, है ना। तो भैया ये जो हर्षवर्धन है, इसके बारे में जानना है आप लोगों को। जन्म जो हर्षवर्धन का है वो हुआ है 590 में। क्या बोलोगे? 590 एडी में हुआ है जन्म इसका। और जो ये गद्दी पर बैठता है, आपका गद्दी पर ये बैठा था 606 में, 606 में, क्या बोलोगे? 606 एडी में। क्या बोलेंगे इस बात को? तो कितने वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ गया? एक 16 वर्ष का बच्चा है, 16 वर्ष का बच्चा है जो गद्दी पर बैठने के लिए बिल्कुल टूटा हुआ है। उसकी हालत नहीं है भाई, बहन किडनैप है, भाई की मौत हो चुकी है, अभी कुछ समय पहले पिता का देहांत हुआ, माता सती हो चुकी है, तो एकदम विक्षिप्त हालत में, विक्षिप्त मतलब पगलाया हुआ है। तो इसी समय जो इसका सेनापति है, हर्षवर्धन का जो सेनापति है, उसका नाम था सिंहनाथ। कौन है सेनापति? सिंहनाथ, जिसने इसको समझाया। और सिंहनाथ ने कहा कि भैया साम्राज्य की पुकार है कि आपको गद्दी पर बैठना होगा, और गद्दी पर बैठ करके आपको ये बदला भी लेना होगा, अपनी बहन को भी मुक्त कराना होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे इस बात के लिए? ठीक है भैया, 590 एडी और 606 एडी में कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? कोई भी दिक्कत नहीं। 606 एडी में ये गद्दी पर बैठा, याद रखिए ना, गद्दी पर। तो समस्याएं वही हैं, और इस समस्या के लिए कहते हैं, अब इसने क्या किया, जो गौड़ नरेश बचा, गौड़ नरेश या गौड़ शासक लिख लो, गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया, शशांक को पराजित किया, ठीक है, पराजित किया। और जो इनकी सिस्टर थी, जो इनकी बहन थी, नाम राज्यश्री है, राज्यश्री तो कैद थी, राज्यश्री किसी तरह कैद से छुट करके भाग गई, ठीक है। और कैद से छुट करके जब भागी तो उसको ये सूचना पता चल गई थी कि जो उसके पति हैं, भाई ये तो बात थी कि भाई उसके पति को मारा था इसने गृहवर्मन को, तो ये सूचना उसको थी कि मेरे पति की मौत हो चुकी है। तो वो क्या है कि पहले मतलब स्त्रियां ये समझती थी कि अब अगर पति नहीं बचा है तो मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है। तो वो खुद को सती करने के लिए जंगल में जा रही है, खुद को खत्म कर देना चाह रही है कि मेरे पति जिंदा नहीं बचे हैं और मैं अब तक जिंदी थी, तो खुद को सती करने के लिए जंगल में है। उसी समय हर्षवर्धन को एक बौद्ध भिक्षु खबर देता है कि आपकी बहन यहां सती होने जा रही है, और उसका नाम है दिवाकर मित्र। ये बौद्ध भिक्षु एक लेखक भी बनेगा, हर्षवर्धन के दरबार में एक लेखक भी बनेगा,
बताऊंगा मैं आपको। दिवाकर मित्र कौन था? एक बौद्ध भिक्षु था। कौन है? दिवाकर मित्र बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध भिक्षु की मदद से, ऐसे लिखना भैया, दिवाकर मित्र की मदद से अपनी बहन को खोजा। अपनी बहन को खोजा। तो किस बौद्ध भिक्षु ने मदद की थी? प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये खोजा था उन्होंने किसको? बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की मदद से। कोई दिक्कत इतनी बात में? कोई दिक्कत नहीं। अब हर्षवर्धन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर आ जाएंगे। गद्दी पर हर्षवर्धन आ गया 16 वर्ष की अवस्था में, बहन को भी छुड़ा लिया। तो एक वादा किया अपनी बहन से कि जब तक मैं गद्दी पर बैठ रहा हूं और जब तक आप हैं, दोनों संयुक्त रूप से गद्दी पर बैठेंगे। तो राज्यश्री वो महिला है, राज्यश्री वो महिला है जो कन्नौज की गद्दी पर हर्षवर्धन के साथ में संयुक्त रूप से बैठती थी। ठीक है, क्योंकि शासन तो भैया मोखरी वंश का ही था, इनके पति का ही था, राज्यश्री के पति का। तो अपनी बहन को भी सम्मान दिया। तो मुझे नहीं लगता किसी एक जो राजवंश थे उनमें सबसे ज्यादा प्यार अगर देखने को मिलता है इतिहास में तो वो हर्षवर्धन के समय पर मिलता है। भाई के बीच, बहन के बीच, बहन को साम्राज्य पे हक दिला रहा है, मतलब गद्दी पर बैठा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। हर्षवर्धन जो ये व्यक्ति है, इसके लिखेंगे हर्षवर्धन को, हर्ष को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्य का सम्राट कहा जाता है। क्या रीजन है जी साहित्य का सम्राट कहने के? साहित्य का सम्राट कहा जाता है, क्यों? साहित्य का सम्राट क्यों कहा जाता है? तो समझेंगे इस बात को। क्योंकि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के समय पर भैया बहुत सारे नाटकों, बहुत सारी रचनाओं की, बहुत सारी रचनाएं मतलब लिखी गई। इसीलिए कहते हैं कि हर्षवर्धन कला का प्रेमी था। कला का प्रेमी, कला में भी कौन सी कला? लेखन का प्रेमी था। तो इसीलिए इसको बोला गया साहित्य का सम्राट। इसने खुद भी नाटक लिखे, अपना प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। इसी के दरबार में धोई जैसे लेखक हुए जिन्होंने पवनदूत जैसी प्रसिद्ध रचना लिखी है ना। बाण भट्ट जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने हर्षचरित्र लिखी। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं, ऐसी रचनाएं हैं जिनसे हर्ष के समय की जानकारी हमको मिलती है। तो क्या बोलेंगे? हर्ष को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। और साहित्य के सम्राट के अलावा एक परफेक्ट रीजन और बता देता हूं आपको कि ये जो इनसे लड़ रहे थे अभी तक, गॉर्डन नरेश ने इनको पराजित किया। मैंने बोला था ना, गॉर्डन नरेश ने इनको पराजित किया। तो इसकी दुश्मनी के बारे में एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं। तो एक तो फोकस हो गया कि भाई कन्नौज की गद्दी पर इनको बैठना था, है ना। कन्नौज की गद्दी पर इनको बैठना था। मध्यकालीन कब से चालू करेंगे बच्चे? मध्यकालीन इतिहास हम कल से शुरू कर रहे होंगे, कल की क्लास में। तो अभी मैं बताऊंगा, प्रश्न आप ना करें, मैं बता दूंगा। और हाँ, एक मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, ध्यान से सुनना। मेरे पास अब कुछ बच्चों के पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, तो वो अपनी बात लिख करके ये भेज रहे हैं, सर जी गुस्सा मत हो जाना। भैया मैं हाथ जोड़ करके मतलब प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, मैं गुस्सा नहीं होता आप लोगों से। वो नहीं है उसमें जो नवलदीप गुप्ता वो लड़का, उसने क्या लिख रखा है उसमें? उसने बोल दिया नवीन भैया इक्वल्स टू जीतू भैया कोटा फैक्ट्री। ऐसा नहीं है। तो कोटा फैक्ट्री वाला वो डायलॉग मुझे याद आया कि भैया डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, है ना, डांट नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपनी जो भी मुझ तक बात पहुंचाते हैं ये बात मत लिखो, सीधे सीधे पहुंचाओ। ऐसे तो मैं कभी कभी तुम्हें ऐसे ही तो थोड़ा बहुत डपट देता हूँ, तो प्यार में, बड़े भाई की तरह। लेकिन इतने सारे मतलब कम से कम 20 बच्चों ने ऐसी बात लिख के भेजी है अलग अलग, तो मुझे सोचना पड़ रहा है उस चीज पर, है ना। तो हर्ष को साहित्य का सम्राट कहते हैं। मैं एक बात बता रहा था, हर्षवर्धन के साथ में जो ये देवगुप्त था ना, देवगुप्त की दुश्मनी अपने भाई से भी थी। लेकिन इसका जो भाई था देवगुप्त का, बहुत जरूरी बात नहीं है, संक्षेप में समझो। इसके भाई के जो बच्चे हैं, इसके भाई के जो बच्चे थे, जैसे एक बच्चे का नाम कुमार गुप्त था, आपका संभव गुप्त था। तो ये बच्चे पता है किसके साथ रहे हैं? ये हर्षवर्धन के साथ पले बढ़े हैं। क्योंकि इनका जो भाई है, देवगुप्त का जो भाई था, किसकी बात बता रहा हूं मैं? देवगुप्त का जो भाई है, ये मतलब नाम था इसके भाई का महासेन गुप्त। क्या नाम था? महासेन गुप्त। तो महासेन गुप्त ये मित्र था प्रभाकर वर्धन का, मतलब हर्ष के पिताजी का मित्र था। तो ये बच्चे जो है एक साथ पले बढ़े हैं। और हर्ष की जो परवरिश हुई थी, एक बच्चा पूछ रहा है इसलिए बता रहा हूं, इसकी परवरिश अपने मामा दांडी के यहां हुई थी। समझ रहे हो?
परवरिश कहाँ हुई थी हर्ष की, ऐसा प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। तो इसकी परवरिश बच्चे अपने मामा दांडी के यहाँ हुई थी। ये महासेन गुप्त कौन था, ये देवगुप्त का भाई था, देवगुप्त का भाई था, समझ रहे हो, तो ये बात याद रख लेना। चलो, तो उनका कोई मतलब नहीं है बच्चे, ऐसे फैमिली रिलेशन का कोई मतलब नहीं होता। आप हर परीक्षा का एक स्तर होता है। मैं जब कल आप किसी एक बड़ी परीक्षा की तैयारी करोगे ना, तो आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा, उतने ही गहन उतने ही विश्लेषण से हम लोग पढ़ रहे होंगे जितने की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, अभी भी बहुत गहन तरीके से पढ़ रहे हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हर्ष को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। तो साहित्य का सम्राट कहने के पीछे इसका बिल्कुल हम रीजन पढ़ेंगे अभी आगे। और एक याद रख लेना, इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी थी इसकी कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज किसका पुराना नाम बताया था कल, तो कान्यकुब्ज कन्नौज को ही कहा जाता है। राजधानी किसने बना लिया था इसको, कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, बिल्कुल नितेश जी, बिल्कुल ठीक है। क्या बोलेंगे, राजधानी किसको बनाया, कान्यकुब्ज को बनाया। कान्यकुब्ज किसका नाम है, कन्नौज का ही पुराना नाम है। किसका, कन्नौज का ही पुराना नाम है, ये बात कभी मत भूलना। अब मैं हर्ष के बारे में थोड़ा सा विवरण आपको दे दूं, थोड़ा सा बड़ा सा नक्शा बनाना भैया। सुशील यादव जी, मेरा तो भाई नक्शा मैं ज्यादा बढ़िया तो नहीं बना सकता, पर कोशिश करूंगा कि आपको चीजें समझा पाऊं। नक्शा तो बहुत बढ़िया नहीं बनाऊंगा, कभी नक्शे में तुम लोग कमी निकाल दो, है ना। थोड़ा सा पाकिस्तान का भी ले लेना अपनी साइड में। चलो, चलो ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है भाई, थोड़ा सा चल जाएगा ना काम, अपना अपना काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपना प्यारा देश भारत, समझो भाई बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये जो हर्षवर्धन है ये कन्नौज पर है। हर्षवर्धन कहाँ है, ये कन्नौज पर है। और कन्नौज में जो वंश था वो मोखरी वंश था। ठीक है, यहां इसके समय पर शासक कौन है, यहां है प्रतिहार वंश के शासक। कौन है, प्रतिहार, गुजर प्रतिहार। ठीक है, यहां गुजर प्रतिहार थे। और गुजर प्रतिहारों में भी यहां राजा था दद्द शासक। दद्द अभी स्वतंत्र नहीं है, वो सामंत है इन्हीं का। ठीक है, क्या बोलोगे, राजा दद्द था। गुजर प्रतिहार है यहाँ, तो इस छोटे से एरिया को दर्शाना गुजर प्रतिहार के द्वारा। कोई दिक्कत भी है। हर्ष का अगर साम्राज्य बताऊं तो यहां सिंध क्षेत्र से लेकर के, क्योंकि सिंध पर इसने कब्जा तो किया था, लेकिन अपने आर्थिक फायदे को उठा करके फिर इसको इसने छोड़ दिया था। ठीक है, इधर ये यहां बंगाल वगैरह हो गए, ये तो सबको इसने जीत ही लिया था। इधर असम, और इधर कश्मीर में इसका शासन नहीं था। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर्ष का साम्राज्य कौन सा वाला है, हर्ष का साम्राज्य, ये जो मैं इस पिंक से दर्शा रहा हूं, ये हर्षवर्धन का साम्राज्य है। ठीक है, ये वाला, ये हर्षवर्धन का साम्राज्य है। तो अब इसके नियर बाई शासक मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कश्मीर में कौन थे। कश्मीर में यहां शासक थे दुर्लभ वर्धन, हर्ष के समय पर। कश्मीर में शासक कौन था, दुर्लभ वर्धन। क्योंकि दुर्लभ वर्धन से भी इनकी बड़ी एक लड़ाई हुई थी, सेना भेज दी थी इन्होंने, बुद्ध के दांत रखे हुए थे उसके पास। कश्मीर का जो शासक है ना, जब मैं कश्मीर के वंश पढ़ाऊंगा आपको तब बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा मोटा मोटा जान लो कि कश्मीर का एक शासक था दुर्लभ वर्धन। हर्ष ने कहा भैया दांत दे दो, महात्मा बुद्ध के दांत रखे हुए थे इनके पास, इसने मना किया, इन्होंने पेल दिया था इनको जा करके। ठीक है, और बुद्ध के मतलब अवशेषों में दांत, उनके बाल बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे दद्दामाली श्रीलंका में इतना बड़ा मंदिर है, बौद्ध लोग वहां जाते हैं। ठीक है, अवशेष हैं। और दद्दामाली गांव, श्रीलंका का जो गांव है, बौद्धों का प्रसिद्ध स्थल है। भारत सरकार और श्रीलंका ने अभी समझौता करके बड़ा अच्छा किया है कि उनको ग्रेटर नोएडा लेके आ रहे हैं दद्दामाली से। अब यहाँ बौद्ध घूमते हुए दिखे करेंगे तुमको ग्रेटर नोएडा में। संतरी कपड़े वालों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। यहां क्या बोला मैंने, यहां है आपका असम जो है, ये कौन है, असम। ये बात याद रख लेना, यहां असम है। यहां कौन शासक है भैया, ये जो व्हाइट वाला एरिया मैं आपको दर्शा रहा हूं, यहां समझना मेरी बात को। ये जो व्हाइट एरिया है, यहां है आपके पुलकेशिन द्वितीय। कौन है, पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड। और पुलकेशिन द्वितीय कहां से संबंध रखता है आपका, ये चालुक्य वंश का शासक है। किसका, चालुक्य वंश का शासक है। ठीक है,
चालुक्य वंश का ये शासक है, ये बात आपको यहां याद रखनी है। यहां एक छोटा सा पॉइंट आउट करके बनाना, यहां देखो इधर तो गुर्जर प्रतिहार हो गए, इधर हो गया पुलकेशिन चालुक्य वंश, यहां ये पीले से सफेद से दर्शा देते हैं इसको, कोई और रंग नहीं है। ये जो लाल लाल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लाल क्षेत्र जो है ये है आपका वल्लभी। कौन सा है? वल्लभी क्षेत्र था। तो इन सभी के बारे में बताऊंगा। अभी ये क्यों बता रहा हूं मैं, नक्शा इतना रंगीन नक्शा क्यों ही बना रहा हूं, है ना। पुलकेशिन द्वितीय, तो ऐसे पूछा जाएगा हर्षवर्धन के समकालीन शासक, चालुक्य वंश का समकालीन शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय था। गुर्जर प्रतिहार वंश में शासक कश्मीर का दुर्लभ वर्धन हो गया। अगर मैं यहां बात करता हूं, इधर कौन है, यहां आपके थे भैया पल्लव। यहां कौन है? पल्लव। पल्लव शासक है। और पल्लवों में शासक कौन था हर्षवर्धन के समय? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन था यहां, ठीक है। पल्लवों के बाद में अगर नीचे की तरफ चलते हैं तो यहां पांड्य वंश हो गया आपका। पांड्य वंश की सीमाएं ये पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। चेर, क्योंकि ये मैं आपको अलग से ही पढ़ाऊंगा, चेर चोल पांड्य वंश, चेर वंश हो गया, ये याद रख लेना। असम का राजा कौन था? असम का राजा था भास्कर वर्मन। असम का शासक भास्कर वर्मा था, ठीक है। तो हर्षवर्धन के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है, समझो मेरी बात को। सर पाल वंश कहां था? बच्चे पाल वंश यहां देखो, जब हर्षवर्धन चला जाएगा ना, हर्षवर्धन के बाद में 3 शक्तियां कन्नौज के लिए लड़ेंगी, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश। पाल वंश बंगाल में है, समझ जाओगे सब कुछ। प्रश्न आप ऐसे प्रश्न कर लेते हो कुछ जो आगे के, आगे को भागते हो, है ना। ये बात समझ में आई? नक्शा बना चुके, थम्स अप करके बताएंगे मुझे। ये शासकों के नाम लिख चुके। अब बस थोड़ी सी कहानी सुन लो। कहानी क्या है कि हर्षवर्धन का ये साम्राज्य है। हर्षवर्धन ने सोचा कि भाई उत्तर भारत, कोई पूछे हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ कभी गया था या नहीं? हर्ष ने सोचा कि भाई ये इसको कैसे काबू किया जाए, इस वाले क्षेत्र को। तो किसको हराना पड़ता? पुलकेशिन द्वितीय को। तो सबसे पहले इसने वल्लभी को जीता था। सबसे पहले हर्ष ने किसको जीता? वल्लभी को जीता। और जैसे ही इस पर आक्रमण किया वल्लभी पर, ये जो वल्लभी का शासक है ये भागकर आया किसके पास? राजा दद्द के पास। राजा दद्द ने दोनों को समझौता कराया, लेकिन वल्लभी किसके अधीन हो गया? ये किसके? हर्षवर्धन के अधीन हो गया। ये जो सफेद लाइन, इतनी मोटी लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नर्मदा नदी को दर्शाना चाह रहा हूं। ये यहां क्या है? नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के जो तट है, इस नर्मदा नदी के तट पर जब हर्षवर्धन अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए दक्षिण की तरफ बढ़ेगा तो हार जाएगा, ठीक है। क्या होगा? हार जाएगा। तो ये यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। चालुक्य वंश की बात नहीं कर रहे हैं, चालुक्य वंश अलग से पढ़ेंगे, सिर्फ हर्षवर्धन की बात। तो लिखना, हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। बाकी बातें आप समझ गए होंगे कि वो दक्षिण में क्यों हराया था, क्योंकि वो दक्षिण की तरफ अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहा था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। किस नदी पर हराया था? नर्मदा नदी पर। क्या बोलोगे? नर्मदा नदी पर हराया था। कभी भी गलत मत करना इस बात को। बोलो किस नदी पर युद्ध हुआ था? सर राष्ट्रकूट के बारे में बता दीजिए सर। सर प्लीज बता दीजिए राष्ट्रकूट। अरे भैया अंकित कुमार सिंह जी, राष्ट्रकूट वंश एक पूरा वंश है, पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट इधर रहेंगे आपके, देखो ये गुर्जर प्रतिहार है, यहां राष्ट्रकूट रहेंगे, इधर इधर गुर्जर प्रतिहार रहेंगे, इधर पाल वंश रहेगा। तीनों फाइट करेंगे किसके लिए? कन्नौज के लिए। पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अल्प विकसित अल्प प्यारे बच्चे, मेरे कमजोर बुद्धि के बच्चे, हम सारी चीजें पढ़ेंगे। फुर्ती ना करो लाला, गरम गरम खाने से मुंह फूक जाता है। ऐसे तुम नहीं सोचते एक क्लास में जी सारा पढ़ा दो हमें, जो कुछ भी है वो एक क्लास में ही पढ़ा दो, है ना। चलो, तो हर्षवर्धन को किसने हरा दिया? पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया। ये बात कभी भी मत भूलना। और ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 618 में। कब हुआ था? 618 ईस्वी में हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। कोई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। अब मैंने एक बात बताई थी कि हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट कहते हैं, तो लिखो हर्षवर्धन के नाटक। हर्षवर्धन के नाटक
बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट का मार्क लगाना इस पर, मोस्ट इंपोर्टेंट। हर्षवर्धन के नाटक कौन कौन से हैं? तो इन नाटकों के ऊपर भी देखो इतिहासकार तो कुछ भी लिख देते हैं, इन नाटकों के ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, बहुत कंट्रोवर्सी है। हर्षवर्धन के नाटक कौन कौन से हैं? एक है नागानंद। क्या है? नागानंद। नागानंद नाटक ये बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। दूसरा है आपका रत्नावली, रत्नावली। और तीसरा नाटक है इनका प्रियदर्शिका। क्या बोलोगे? प्रियदर्शिका नाटक, प्रियदर्शिका। ये तीनों नाटक किसके हैं? ये हर्षवर्धन के नाटक हैं। किसने लिखे जी? स्वयं हर्षवर्धन ने लिखे। कुछ इतिहासकारों को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने बोला अच्छा तुम थे क्या जब हर्षवर्धन ने लिखे? तो इनका जो श्रेय है, लिख लेना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है आयोग द्वारा, पीसीएस परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के नाटकों को लिखने का श्रेय किस अन्य व्यक्ति को दिया जाता है। तो लिख लेना, इन नाटकों को लिखने का श्रेय, इन नाटकों को लिखने का श्रेय, लिखने का जो क्रेडिट जाता है, श्रेय मतलब क्रेडिट, लिखने का श्रेय कवि धावक को दिया जाता है। किसको? धावक को, क्योंकि ये हर्षवर्धन के ही दरबार में रहता था। धावक, इसका एक और नाम याद रख लेना, ध्योई कवि भी बोलते हैं इसको, ध्योई को दिया जाता है कि भाई लिखे तो इसने थे लेकिन हर्षवर्धन ने ले लिए इससे, बोला है मैं राजा हूं, तू एक अगर तेने किसी से कह दी कि तेने नाटक लिखे तो तेरी नाड़ कटवा दूंगा, गर्दन कटवा दूंगा तेरी, ऐसे कुछ बात कहते हैं इतिहासकार। लेकिन कुछ ही कहते हैं, ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर इनको जो पढ़ता है अच्छे से नाटकों को वो यही पाएगा कि हर्षवर्धन रचित नाटक है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी बातें भी की गई हैं जो सिर्फ हर्षवर्धन के अलावा कोई और नहीं जान सकता था। धोई को, ठीक है, दिया जाता है। और ये धावक जो है, धोई की बुक याद रख लेना, इसकी एक बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, पूछी जाती है। धोई की बुक का नाम है पवन दूत। क्या नाम है? पवन दूत पुस्तक के लेखक कौन है? क्या बोलोगे? पवन दूत पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? पवन दूत पुस्तक के लेखक कौन है? कोई दिक्कत भैया जी? तो ये हर्षवर्धन के अपने नाटक हैं जो उसने स्वयं लिखे। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कौन सा नाटक हर्षवर्धन का है, हर्षवर्धन के नाटक हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कौन कौन लोग थे? हर्षवर्धन के दरबारी व्यक्ति, दरबारियों में किस किस का नाम आता है? एक नाम आता है आपका पहला बाण भट्ट का। किसका? बाण भट्ट का नाम आता है। दूसरा नाम आता है आपका मयूर भट्ट का। मयूर भट्ट, भट्ट का मतलब क्या होता है? एक सरनेम जो है ना, सरनेम का मतलब ये विद्वान को कहते हैं भट्ट। कभी ये समझ रहे हो भट्ट ये कैसा, जी सांप का भट्ट है, कैसा भट्ट है? ये भट्ट है मतलब विद्वान, पंडित की उपाधि होती थी, भट्ट विद्वान व्यक्ति को बोलते थे। तीसरा जो अभी मैं बता रहा था, जिसको हम बोलते हैं दिवाकर मित्र या मातंग दिवाकर। क्या बोलोगे? मातंग दिवाकर। ये वही बौद्ध भिक्षु है भैया, जिसने राज्यश्री को ढूंढने में मदद की थी, सूचना भिजवाई थी, राज्यश्री उन जंगलों में है। चलो भाई, तो बाण भट्ट को जो जाना जाता है, बाण भट्ट को तो दो रचनाओं के लिए जाना जाता है। एक तो कादम्बरी, कादम्बरी पुस्तक, ठीक है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? और दूसरी पुस्तक का नाम है हर्षचरित्र। बड़ी इंपोर्टेंट पुस्तक है बच्चे, से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हर्षचरित्र, ठीक है। हर्षचरित्र को जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके बारे में क्वेश्चन है, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया एक क्वेश्चन था कि आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। ऐसे ही हर्षचरित्र से भी प्रश्न पूछा गया, कितने भागों में विभाजित है? 8 भागों में विभाजित है, 8 भागों में, ठीक है। और 8 भागों में विभाजित है जिन्हें उच्छ्वास कहते हैं, ऐसे लिखना, जिन्हें उच्छ्वास कहते हैं। हर एक भाग को उच्छ्वास 1, उच्छ्वास 2, उच्छ्वास 3, हर भाग को क्या कहा जाता है? उच्छ्वास कहा जाता है। और इन 8 भागों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनको 3+5 में आप बांट सकते हैं। 3+5 यानी इन 3 भागों में क्या है? इसमें तो बाण भट्ट ने अपने बारे में लिख दिया है, अपने बारे में है, और बाकी के 5 भागों में ही लिखा है हर्ष के बारे में। ये बात नोट करना या मत करना, ठीक।
ठीक है। मयूर भट्ट को जाना जाता है किसके लिए? सूर्य शतक के लिए। कुछ विद्वान कहते हैं मतंग दिवाकर की पुस्तक है, नहीं तो मयूर भट्ट पर ज्यादा सहमत है। ठीक है, मतंग दिवाकर की पुस्तक का नाम, इसका मयूर भट्ट ने लिखी सूर्य शतक, मतंग दिवाकर ने लिखी मयूर शतक। क्या बोलेंगे? मयूर शतक पुस्तक के लेखक। किसके दरबार में रहते थे ये लोग? हर्षवर्धन के। हाँ, आलिया भट्ट पंडित नहीं है, कभी उसे बोलो आलिया भट्ट को पंडित की उपाधि दे दे, वो कोई ज्ञानी है? उससे ज्यादा ज्ञानी तो मैंने कह रहा हूं हमारी क्लास का जो सबसे लद्दड़ बच्चा होएगा ना, लद्दड़ बच्चा समझते हो, जो अभी ऐसे कमेंट कर देता बीच में, कह रहा गुरुजी अकबर कब पढ़ाओगे, बताओ मुझे पता अकबर कब पढ़ाऊंगा, आएगा अकबर, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो ऐसा बच्चा लद्दड़ बच्चा होता है जो बेमतलब की बात पूछता रहता। वो हमारा लद्दड़ बच्चा भी आलिया भट्ट से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। आलिया भट्ट कभी सोच रहे हो उसको, वो सरनेम है, महेश भट्ट वो सरनेम है भैया, है ना। चलो सर जी, शिलादित्य किसका नाम है? ये अच्छा क्वेश्चन है, सूर्य प्रताप सिंह जी का। शिलादित्य के बारे में बताऊंगा। शिलादित्य हर्षवर्धन को ही कहा जाता है, और जब हेनस्वांग आएगा तो हेनस्वांग ने अपनी पुस्तक में कहा था भैया। ठीक है, कोई दिक्कत? मतंग दिवाकर इनके दरबार में रहते थे। ये बातें आपको सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ, हेडिंग लिख लो भैया। सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनने के चांस होते हैं, ह्वेनसांग, जुएनसांग, चीनी नाम है तो कैसे भी लिख लो, शुद्ध तो ऐसे लिखा जाएगा, शुद्ध भी हम कैसे कह सकते हैं, चीनी नाम है तो शुद्ध तो अपने पास से ही कह रहे हैं हम, कैसे भी लिख लो ह्वेनसांग। तो हेनसांग कब आया? भारत में आया 630 में आएगा। और बच्चे कहीं ऐसा ना हो मैं मिस कर जाऊं तो इस बात को भी याद रख लेना, हर्षवर्धन गद्दी पर 606 में बैठा था और इसकी मृत्यु 647 में हुई थी। ठीक है, तो हर्ष का शासनकाल भी कहीं ब्रैकेट में लिख लेना, एक तरफ ब्रैकेट बना के लिख लेना, हर्षवर्धन का शासनकाल। ठीक है, हर्षवर्धन की पत्नी का नाम भी लिख लेना, पत्नी थी इनकी दुर्गावती, माता यशोवती और पत्नी दुर्गावती हर्षवर्धन की। हिंसवांग पर आ जाओ भैया। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ भैया, सूर्य शतक थी बुक, सूर्य शतक बुक ही थी, ये पुस्तक ही तो है। बच्चा कह रहा जी सर जी सूर्य शतक क्या है? बच्चे पुस्तकों के नाम लिख रखे हैं, उधर मैंने दरबारियों के नाम लिखे पहले, फिर बुक्स के नाम। ये लो, इसके आगे लिख देता हूं मैं, सूर्य शतक पुस्तक। ठीक है, मयूर शतक पुस्तक। अब तो ठीक है प्यारे बच्चे, समझ जाग रो यार थोड़ा सा तो। हेनस्वांग जो चीन से आया, कहां से आया? चीन से आया। पहली बात, किसके टाइम पर आया? हर्षवर्धन में पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, हर्षवर्धन के टाइम पर आया। इसके नाम याद कर लेना। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? मैंने जीएस के प्रैक्टिस सेट में भी आपसे पूछा था एक दिन, यात्रियों का राजकुमार, क्योंकि इसने बहुत लंबी यात्रा की है भारत की, लगभग सारे कोने में घूम गए, कांची से लेकर के मथुरा, कौसाम्बी से लेकर के संपूर्ण भारत का भ्रमण इसने किया था। यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है। ठीक है, दूसरी उपाधि है इसकी शाक्य मुनि। देखो शाक्य मुनि, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब बौद्ध धर्म में आपको पढ़ा रहा था, शाक्य सिंह, शाक्य वंश से संबंध कौन रखते थे? महात्मा बुद्ध, तो उनको तो कहा गया शाक्य सिंह। लेकिन ये शाक्य मुनि क्यों कहलाया? क्योंकि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन करने के लिए यहां ये आया भारत में, महायान शाखा का अध्ययन करने के लिए शाक्य मुनि इसको कहा गया। ठीक है, हेनसांग को ही हम बोलते हैं तशांग, तसांग। इसकी खोपड़ी हमने आज भी रख रखी है हेनसांग की, है ना। हेनसांग की खोपड़ी पटना संग्रहालय में रखी हुई है। इस हेनसांग की खोपड़ी हमारे पास कहां से आ गई जी? ये तो चीन का है। तो जो भारत में दलाई लामा आए थे ना 1959 में, भारत सरकार को खोपड़ी गिफ्ट की थी जी, ये ले लो यशवत्थामा मतलब हेनसांग की खोपड़ी ले लो। अश्वत्थामा तो अमर है, कहते नहीं है बहुत सारे कि अश्वत्थामा तो अभी भी घूम रहे हैं। 2-3 दिन पहले मेरे साथ आए थे वो, तो मैंने और अश्वत्थामा जी ने बहुत सारी बात की ऐसे ही बैठ के, तो उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया मुझे। तो ऐसे समझ लो कुछ, है ना। हेनसांग, तो यहां से समझेंगे भैया, चीन से आया, यात्रियों का राजकुमार इसी को कहते हैं क्योंकि संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। शाक्य मुनि कहते हैं, तसांग इसी को बोलते हैं। तसांग की खोपड़ी पटना संग्रहालय में रखी हुई है। किसने दी थी हमको? दलाई लामा जी ने, दलाई लामा जी ने ला के दी थी। चलो आगे आ जाएंगे भाई, अगली बात पर आ जाओ। तो ये जो हर्षवर्धन भारत में आया, कब आया? लिखना पहली बात तो 630 में आया।
ठीक है, ऐसे मत लिखो 630 में आया, ऐसे लिखो 630 से 645, क्या लिखेंगे, 630 से 645 तक भारत में रहा, भारत में रहा। कोई बच्चा तुमसे कुछ कहे ना कि 629 में आया, 16 साल रहा, बस एक वादा कर रहा हूं, आंख बंद करके ये कह देना जी गुरुजी ने बोला हमारे। बहस मत करना किसी से, बहस ही मत करना बस। जब जब आप बहस करोगे ना, जैसे ऐसे नहीं कह देते जब बीजेपी का माहौल चल रहा था, किसी ने कह दी कि बीजेपी के नाम पर कोई बहस करेगा वो मूर्ख है, तो ऐसे ही एक माहौल है। तो बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है कि मूर्ख से कभी बहस मत करो, कभी नहीं, ज्ञानी बहस नहीं करते भाई कभी भी। ठीक है, 630 से लेकर के 645 तक भारत में रहा। तो कितने वर्ष हो गए कुल भैया, 15 वर्ष हो गए। तो कितने वर्ष भारत में रहा, 15 वर्ष भारत में रहा। इन 15 वर्षों में एक पॉइंट बना लेना, 15 वर्ष लिख लेना भारत में रहा। 18 महीने नालंदा में पढ़ा, 18 महीने नालंदा में पढ़ा, नालंदा में। और नालंदा को क्या कहा जाता था, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, तो उसी के लिए आया था। नालंदा में महायान, महायान शाखा का अध्ययन किया। नालंदा तो अब बताने की जरूरत ही नहीं है, बता चुका हूं मैं, बिहार में है। नालंदा कहाँ है आपका, बिहार में स्थित है। इसी ने बताया नालंदा के बारे में, ठीक है, नालंदा के बारे में अभी आगे बताऊंगा, या लिख लो। नालंदा में इसने बताया कि 5:1 में पढ़ाया जाता था, यानी 5 बच्चों पर एक शिक्षक था, बच्चे अनुपात शिक्षक जो था। तो सोच रहे हो नालंदा में कितनी बेस्ट स्टडी होती होगी। अब तो ऐसा होता है ऑफलाइन में भल्लो, ऑनलाइन का मामला अलग है। ऑनलाइन में आप अपनी बात सब तो, ऑफलाइन में तो बात ही नहीं पहुंचती बहुत सारे बच्चों तक, प्रोजेक्टर लगा लिया, कुछ लगा लिया है। नालंदा में क्या होता था कि 5 बच्चे होते होंगे, कितना अच्छा सिस्टम था ना, पहले जनसंख्या भी कम थी, एक टीचर 5 बच्चे, 5 बच्चों के डाउट होते होंगे, बड़े आराम से डिस्कशन होता होगा, वो आपके वाद विवाद होते होंगे, तो क्या बोलेंगे, सबसे अच्छी व्यवस्था थी। नालंदा का ही कुलपति कौन था उस समय जब ये आया था, नालंदा में कुलपति कौन थे आपके, सीलभद्र, सीलभद्र उस समय कौन थे, कुलपति थे नालंदा। ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा जी अश्वत्थामा कल मेरे पास भी आए, चाय पी और बोले RWA से पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छे बच्चे। तो क्या बोलेंगे, 18 महीने तक भारत में रुका, नालंदा में महायान शाखा का अध्ययन किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, अपना यात्रा विवरण, जो ये घूमे, जो यात्रा विवरण इन्होंने किया, जो अपनी यात्रा के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में लिखा है, अपना यात्रा विवरण CU की पुस्तक में लिखा। क्या बोलेंगे, CU की, जैसे फाइया ने लिखी थी फाक्यों की, CU की पुस्तक में लिखा, पुस्तक में लिखा। इसी में लिख रखी है इन्होंने सब बातें, कुलपति सीलभद्र थे, नालंदा सबसे अच्छा अध्ययन का केंद्र था, CU की पुस्तक में लिखा। चलो भाई आगे। अब एक जगह कुछ बातें समझेंगे, अब फैक्ट तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो दरअसल में जब ये भारत में घूम रहा था, ऐसे नहीं आया भारत में घूमते हुए, समझेंगे एक बार। अगर मैं आपको स्थिति की बात बताऊं तो चीन से आया ना, जैसे जैसे कि ये आए आपके चीन से, तो चीन से, चीन तो इधर हो गया, चीन से ऐसा नहीं, मध्य एशिया होते हुए, सिंध होते हुए, सिंध से फिर आया कश्मीर में, कश्मीर से फिर इधर मथुरा होते हुए, मथुरा से आपका इधर फिर कौशाम्बी महाजनपद, इधर असम होते हुए। तो यहाँ जब बंगाल के शासक से मिला था, बंगाल के शासक के यहाँ शरण था, इसको हर्षवर्धन को पता चला हुआ था, तो इस समय तक बड़ा बिहार विहार में अध्ययन करके घूम रहा था। तो इन्होंने बोला था कि भाई इसको मेरे दरबार में भेजना, हिंसवांग को। तो इस बंगाल के शासक ने मना कर दिया था कि मेरी गर्दन ले जाओ, मैं हिंसवांग जैसे व्यक्ति को आपके दरबार में नहीं भेज सकता। हर्षवर्धन ने कहा ठीक है, तो गर्दन ही दे दिए फिर अपनी, और क्या करेगा। इसने कहा जी मजाक कर रहा है गर्दन वर्दन की, तो मैं इसे हिंसवांग को ही भेज देंगे। तो तब यहाँ कल्पक नदी के तट पर पहली बार ये मिले थे, कल्पक नदी प्राचीन नाम है, ठीक है। कल्पक नदी के तट पर मुलाकात हुई थी, और उसके बाद से संश्रय किसने दे दिया था इनको, ये दरबार में रहने लगा था हिंसवांग, किसके, हर्षवर्धन के दरबार में रहने लगा था। ये छोटी छोटी बातें हैं, बस ऐसे ही जान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। अरे नहीं छोड़ोगे कास्ट सिस्टम को, सुधीर यादव जी कह रहा भट्ट कौन सी कास्ट होती है, अरे भट्ट ज्ञानी को बोलते हैं,
अब ऐसे मैं तुमसे बताने लगूँ ये एससी में, वो एसटी, वो एबीसी, वो जर्नल, वो ईडब्ल्यू, वो गलत बात है। मैं विश्वास ही नहीं करता बच्चे। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे फटाफट। आप कहोगे जी झूठ बोल रहे हो, विश्वास नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा हुआ हूं तो मैंने चीज़ों को समझा है तब विश्वास नहीं। जो हमारे गांव के बच्चे हैं, आसपास के हमारे गांव के बच्चे भी क्लास देख रहे होंगे, हमारे गांव का एक एक बच्चा जानता है आसपास का कि अब से नहीं, कई वर्षों से। और जो आदमी विभेद की बात करे वो सच में विभेद करता है। कभी मत करना बच्चे। कोई ये बोले ना मैंने तो भैया कभी, मैं तो सब लोगों से मिलजुल करके रहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ लोगों से, समझ जाना इस आदमी की नज़र में चोर है। सबके साथ यार प्यार से रहो। मैंने बताया तुमको ऋग्वेद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ हमारे दिमाग का कीड़ा है जो हमने जबरदस्ती पैदा किया। आगे आ जाओ, आगे। अपना यात्रा विवरण किस में लिख दिया? सीयू की पुस्तक में लिख दिया। अब आ जाओ, सीयू की पुस्तक में क्या क्या बताया इसने। व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र किसको बताया इसने? व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, उस समय व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र किसको बताया इसने? तो वो किसको बताया? कन्नौज को बताया। किसको? कन्नौज को बताया। ठीक है, सबसे ज्यादा व्यापार के लिए सबसे अच्छी जगह भारत में, इसीलिए तो राजा कोशिश करते थे कि भाई कन्नौज उनके हक में रहे, कन्नौज उनके हक में रहे। यही बातें याद रख लेना। ठीक है, सीयू की पुस्तक में। और ये जो हेनस्वांग है इसके बारे में ये भी लिखना, हेनस्वांग की जीवनी, हेनसांग की जीवनी भी लिखी है एक ने, इसके जीवन के ऊपर। हेनसांग की जीवनी एक अंग्रेज ने लिखी है, उस अंग्रेज का नाम है विहिली। क्या नाम है? विहिली नाम है, विहिली ने लिखी है। ठीक है, चलो भाई। और दक्षिण का स्थल, दक्षिण में महत्वपूर्ण किसको बताया? दक्षिण में महत्वपूर्ण केंद्र किसको बताया व्यापार का? वो कांची को बताया। किसको बताया? कांची को बताया। तो कांची की यात्रा भी इसने की थी। ठीक है, बोलेंगे आंसर, क्या बोलोगे? व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कन्नौज को बताया, दक्षिण में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र किसको? कांची को बताया था। ठीक है, ये बात कभी मत भूलना बच्चा, और जो भूल जाए वो हमारा भैया नहीं है। सेनापति वेनापति मैंने बता ही दिया। हर्ष की सेना को क्या बोलते थे? हर्ष की सेना को इसने क्या बोला? हर्ष की सेना को चतुरंगिणी इसने बताया। हर्ष की जो सेना थी वो चतुरंगिणी सेना थी। चतुरंगिणी सेना से मतलब पैदल, हाथी, घोड़े, रथ, ये सब उसमें शामिल थे। 4 तरह की सेना, चतुरंगिणी सेना उसको कह दिया। ठीक है, हर्ष का नाम क्या लिया इसने सीयू की में? हर्ष का नाम क्या बताया? हर्ष का नाम बताया इसने शिलादित्य। इसीलिए कहते हैं कि शिलादित्य किस शासक को कहा जाता है? शिलादित्य कहते हैं आपका, किसको बोलेंगे? हर्षवर्धन को। क्या बोलेंगे? हर्षवर्धन को बोलते हैं। कोई बच्चा कोई दिक्कत तो नहीं? हर्ष की सेना चतुरंगिणी सेना थी। हर्ष का जो सेनापति है, हर्ष का नाम बताया इसने शिलादित्य। तो इंपॉर्टेंट बात है, एक है इसमें कुंतल की बात आती है। तो इसमें जो चतुरंगिणी सेना थी ना, इसमें एक कुंतल क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हर्ष की सेना थी, घोड़े वाली सेना, अश्व बोलते घोड़े को, घोटक है, बाजी, तुरंग, अश्व, अश्व सेना का सेनापति, ऐसे लिखो। अश्व सेना का सेनापति कौन था? अब ये देखूंगा बच्चे आप लोगों के सबके कमेंट्स देखूंगा, 2 मिनट की क्लास और है, तब पूछ लेना कोई भी क्वेश्चन। अश्व सेना का सेनापति कौन था? उसको कहते थे कुंतल। नाम नहीं है, ये पद का नाम है, कुंतल कहते थे, अश्व सेना का सेनापति। ठीक है, आ जाओ भाई अगली बात पर। अब आ जाओ, हर्ष के कार्य क्या क्या हैं? कार्य, तो कार्यों में सबसे पहले आएगा नंबर 1, महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद कितने वर्षों में आयोजित होती थी? 5 वर्षों में। महामोक्ष परिषद बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। और महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया किसने? वो इसने करवाया। ठीक है, अगर कोई पूछे इसमें इसने 2 महासम्मेलन भी करवाए थे। 2 महासम्मेलन कहां कहां हुए? 2 महासम्मेलन कहां कहां करवाए थे इसने? पहला प्रयाग और फिर कन्नौज। पहला प्रयाग और फिर कन्नौज में। अब समझो मेरी बात को, क्या कह रहा हूं। अब दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा जी महामोक्ष परिषद क्या है? तो हर्षवर्धन का यह मानना था कि राजा की जो भी आय हुई है वो इस प्रजा से हुई है और उसको इस प्रजा में ही वितरित कर देना चाहिए।
इस प्रजा में ही उसको बांट देना चाहिए। तो प्रजा में बांटने के लिए भैया बौद्ध भिक्षु आते थे, दान करता था। एक समय तो ऐसी स्थिति आ गई छोटी क्लासेस में जब हमने पढ़ा कि जब किसी को कुछ देने के लिए ना बचा तो हर्षवर्धन ने अपने वस्त्र दान में दे दिए। समझ रहे हैं? ये होती थी महामोक्ष परिषद। तो सबका सम्मेलन प्यार बढ़ाने के लिए और राजा आयोजित करता था महामोक्ष परिषद को। दूसरा कार्य क्या था? कुंभ मेलों की शुरुआत। कुंभ मेले की शुरुआत किसने कराई थी? तो राजा हर्षवर्धन ने भारत में कुंभ मेले शुरू करवाए। कहां कहां लगते हैं? आपका इलाहाबाद प्रयागराज में, प्रयागराज, ठीक है, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र और उज्जैन एमपी में। कहां लगता है? उज्जैन एमपी में लगता है, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र में है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, प्रयागराज आपका उत्तर प्रदेश में है। चलो भाई, तो कुंभ मेले की जो ये शुरुआत हुई है भैया, तो कुंभ लगता है, याद रख लेना। देखो, एक तो पूछा जाएगा आपसे अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ कितने वर्षों में लगता है? 6 वर्ष में लगता है। फिर पूछा जाएगा आपसे कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? 12 वर्ष में लगता है। महाकुंभ कब लगता है? 24 वर्षों में लगता है। महाकुंभ लगता है 24 वर्षों में। और एक बार जैसे मान के चलो प्रयागराज में लग गया, तो इसके 12 साल बाद प्रयागराज में लगेगा। कुंभ का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? कुंभ का आयोजन होता है 12 वर्षों के बाद में। तो 12 वर्ष के बाद ही आयोजन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? सर जी बहन कहां गई थी हर्षवर्धन की? भैया फिर एक्सपायर होगी, उसको अब छोड़ दो, उसके बारे में ज्यादा नहीं। हर्षवर्धन राजाओं के पढ़ो, आपको वो गद्दी पर बैठी रही अपनी मृत्यु तक, ठीक है। फिर बाद में वो मर गई, कोई दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में कोई शासक नहीं हुआ था? बिल्कुल हुए थे। हर्षवर्धन के बेटे नहीं है, हर्षवर्धन के बेटे थे। हर्षवर्धन के पुत्रों के नाम लिख लो। लो, हर्षवर्धन के पुत्र कौन कौन थे? पुत्र था इसका, एक तो था वाग्यवर्धन और एक था कल्याणवर्धन। कमजोर शासक थे, मारे जाते हैं बाद में। वाग्यवर्धन और दूसरा कौन था? एक तो हो गया वाग्यवर्धन, एक था आपका कल्याणवर्धन। क्या? कल्याणवर्धन। यहां हो वापस। कुंभ मेले की शुरुआत किसने करवाई? तो कुंभ मेले भैया याद रख लेना। और कुंभ का कॉन्सेप्ट क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। पौराणिक कथा क्या है कुंभ की, बच्चा समझना। तो जब समुद्र मंथन चल रहा था, तो समुद्र मंथन में क्या हुआ कि समुद्र को मथा गया। ऐसे दही दूध को नहीं मथा जाता है, तो ऐसे समुद्र को मथने की प्रक्रिया चली, जिसमें कि आपका बहुत सारे कामधेनु गाय भी उसी से निकली है। कामधेनु गाय जो आपकी किसके पास थी? जन्मदग्नि ऋषि के पास थी। देवताओं को जब दावत करनी होती थी तो कामधेनु गाय को लेके जाते थे। जैसे तुम बड़े हलवाई को बुलाते हो ना, तो कामधेनु गाय से जो बोलो वो सब मिलता था। तो ऐसे ही निकला, जहर भी निकला, आपका विष भी निकला, है ना। तो एक चीज निकली अमृत, जिसको लेकर के देवता और असुरों के बीच में झगड़ा था। असुरों की तरफ से शुक्राचार्य थे, इधर से अपने देवता थे, ठीक है। तो असुरों ने छल से उसको ले लिया, और छल से ले लिया तो जैसे ही उसको पी रहे थे असुर, तो क्या किया था? भगवान जी ने फिर चलाया चक्र, भगवान विष्णु ने। और जब चक्र चलाया तो उसकी गर्दन कटी यहां से, जिसके अंदर इतना सा अमृत गया था। और भैया अमृत कहाँ? वो उसकी जब गर्दन आकर के धरा पर गिरी, धरती पर, तो कहते हैं कि वो जो हड्डी जहां गिरी वहां तो निकली प्याज। क्या निकली? प्याज निकली है। प्याज इसीलिए नहीं खाते हिंदू धर्म में। और वो सॉरी लहसुन, हड्डी जहां गिरी वहां से लहसुन, और जहां उसका रक्त गिरा वहां से प्याज का निर्माण बता दिया। तो कहने लगे लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते। और जो वो बूंदे अमृत की गिरी, उस समय छलकी ना बूंदे, समुद्र मंथन में छीना झपटी जो हुई है देवताओं और असुरों के बीच में, जो अमृत की बूंदे जहां गिरी, तो वो ये 4 स्थल बताए गए हैं कि यहां अमृत की बूंदे गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ठीक है। तो ये बात आप जानते होंगे, नदियों के किनारे आप ज्योग्राफी में सारी चीजें पढ़ेंगे। अब आ जाओ, ठीक, अब बताओ। बाहुबली फिल्म में कुंतल देश का वर्णन है, बहुत बढ़िया। ऊपर दिखाओ, ऊपर कमेंट। ठीक है, आगे चलो। सर जी एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड, एटीट्यूड भैया बहुत सारी चीजें होते हैं, आप लोग इसे गलत तरीके से देखते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है आपका नजरिया चीजों को देखने का।
आप तो उसे बोल देते ना एटीट्यूड में हो जी, घमंड में, बिल्कुल मतलब नहीं होता। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज के प्रति आपका नजरिया क्या है ना। जैसे कि आपको किसी ने बताया मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, तो ये उसका नजरिया है, इसको आपने नाम दे दिया एटीट्यूड। ठीक है, आपने किसी से कुछ पूछा, भैया हमारे यहाँ जो ये घर बना हमारा ठीक है, अजी खाक ठीक है, तो वो उसका नजरिया है, वो आपको दे दे यार एटीट्यूड में है, ये तो घमंड में है। नहीं सर जी, सबसे पहले मूर्ति पूजा कब शुरू हुई? मूर्ति पूजा भैया मैंने बताया ना, सबसे पहले इंसानों में बौद्ध की, और सबसे प्राचीन मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं मनु नामक व्यक्ति ने सबसे पहले पूजा की होगी, ऐसा साक्ष्य मिलता है। ठीक है, दक्षिण में तमिलनाडु में है भैया, तमिलनाडु में है। वो बहन बहुत खुश नसीब है जिसके आप जैसे भैया मिले। गुड़िया आप सब मेरी बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहन के लिए क्या होता है, आप इतना कर सकते हो, सगी बहन है तो वो आपको प्रैक्टिकली मतलब राखी बांध सकती है, बहुत प्यार हो सकता है, ब्लड रिलेशन है। मानने के लिए आप किसी भी रिश्ते को मतलब एप्लीकेबल कर सकते हो, जो रिश्ता मानोगे बात निभाने की निभा सकते हो, है ना। ठीक है, हेयर बहुत अच्छे हैं। तुम यार डाउट, मैंने डाउट पूछने के लिए बोला है तुमसे, डाउट पूछो। गुरुजी क्या 23 फरवरी तक इतिहास कंप्लीट हो जाएगा? अभी क्या चल रहा है आपका? अभी तो 23 जनवरी होने आली, कितनी तारीख है आज? 20। एक महीने में तो नहीं यार, एक महीने में हाँ लगभग समाप्ति की तरफ पहुंच लेंगे भाई। फरवरी एंड तक तो पहुंच लेंगे, मार्च के फर्स्ट वीक तक तो हो ही जाना भैया, हो ही जाना मार्च के फर्स्ट वीक तक तो। ठीक है गुरुजी, आप कह रहे हैं आप गुरुजी, एक बच्चा इसका कल भी कमेंट था, शेखर, ये कह रहा जी सुशील जादौन जी की तरह क्यों नहीं पढ़ाते हो, आप तो बहुत अनुभवी हो उनसे ज़्यादा। तो बच्चे मैं तुम्हें बताऊं, मैंने कल भी कमेंट पोस्ट किया आपका ग्रुप में, देखो ना तो मैं झूठी कहानी बना सकता, अब मैं हर्षवर्धन को झूठी कहानी थोड़ी बना लूं। हर अध्यापक अपने लिए विशेष है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी आप लोग ऐसा है ना कि आपको एक, जैसे मैं आऊं क्लास में, मैं तुमसे बोलूं बच्चों मैं तुम्हें कहानी की तरह इतिहास पढ़ाता हूं, वो गलत बात है, वो एक गलत चीज़ है। जबरदस्ती आप लोग मिथ का शिकार मत बनिए किसी का भी। कहानियां जितनी संभव हैं जो होती हैं वो मैं आपके लिए पेश करता हूँ। आपकी ये कमेंट में नेगलेक्ट कर सकता था, नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप बच्चे अपने अंदर के ज्ञान अर्जन को, जो ज्ञान की ज्योति है उसको थोड़ी सी विकसित करो। ऐसे आदमी से मेरा कंपैरिजन बिल्कुल मत करो जो ना तो शब्द लिखने जानता है और ना बगैर पीडीएफ के एक शब्द वो बोल सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे क्लास बीच में बंद होगी तो क्लास ही हटवा दी, पीडीएफ नहीं है ना तो क्लास ही हटवा दी, छुट्टी मार दी। तो मेरा कंपैरिजन ऐसे लोगों से ना करें प्लीज, रिक्वेस्ट प्रार्थना है मेरी बच्चे। ठीक है, आप ही लोगों के लिए मैं नींद त्याग करके सब कुछ कर रहा हूँ। चलो ओके, बहुत बढ़िया। तो अपना ध्यान रखें बच्चे, अच्छे से पढ़ते रहे।